हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस जर्नी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 4, 5, 6 एंड 7 जनवरी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसका डिस्कशन करेंगे और देखेंगे इन 4 दिनों में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ था हमारे एग्ज़ाम के लिए, जो हमारे 17th बीपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, सबसे महत्वपूर्ण होगा। और करंट अफेयर का रोल और न्यूज़पेपर का रोल आपको 69th बीपीएससी के मेंस के पेपर से पता चल गया होगा कि पेपर किस तरह से अब करंट ओरिएंटेड आ रहा है। करंट के बेसिस पे आपके सारे सवाल लिंक किए जा रहे हैं, स्टैटिक्स पोर्शंस को भी करंट से लिंक करके पूछा जा रहा है। तो करंट अफेयर का क्या रोल है और न्यूज़पेपर रीडिंग का क्या रोल है आपको उससे पता चल गया होगा। इसलिए हम लोग इस चीज़ को डिटेल में करेंगे और अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स के न्यूज़ को पीटी और मेंस के पर्पज से पढ़ना है। जो फर्स्ट हमारा न्यूज़ है वो आदित्य L1 मिशन के ऊपर है। आदित्य L1 मिशन के ऊपर न्यूज़ बहुत सारे आ रहे हैं। न्यूज़ क्या है कि आदित्य L1 जो हमारा है वो अपने फाइनल ऑर्बिट में पहुंच चुका है। L1 जो पॉइंट है, जो इस मिशन का नाम भी है आदित्य L1, इसको लेकर हम लोगों ने एक डिटेल वीडियो किया था, चैनल पर अपलोड है, पीसीएस जर्नी चैनल पर अपलोड है। इंपॉर्टेंट थीम वाले सेक्शन प्लेलिस्ट में आप जाकर वहाँ पे आदित्य L1 के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज क्यों खबरों में बना हुआ है। तो आदित्य L1 जो मिशन है हमारा, तो L1 पॉइंट जिसको बोलते हैं लैंग्रेंज पॉइंट, ठीक है, लैंग्रेंज पॉइंट पे, तो L1 पॉइंट पे हमारा जो ये सैटेलाइट था वो पहुंच गया है, ठीक है। तो कितने लैंग्रेंज पॉइंट टोटल है उसको समझते हैं। टोटल कितने लैंग्रेंज पॉइंट है? टोटल 5 लैंग्रेंज पॉइंट है। सबसे पहले समझते हैं कि लैंग्रेंज पॉइंट बोलते किसको है। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा है कि दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच में फोर्स लगता है, दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच में फोर्स लगता है। तो यूनिवर्स में ऐसे 5 जगह हैं, टोटल ऐसे 5 जगह हैं जहाँ पे दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच के फोर्स नेग्लिजिबल हो जाते हैं। इन दोनों के बीच का जो फोर्स है नेग्लिजिबल हो जाते हैं या फिर इज इक्वल्स टू हो जाते हैं इतने फोर्स के कि वहाँ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को पुट किया जाए तो वो अपने ऑर्बिट में राउंड करते रहेगा, ठीक है। तो ये लैंग्रेंज पॉइंट का मतलब है कि किसी दो सेलेस्टियल बॉडी का जो रिजल्टेंट या फिर नेट फोर्स जो होगा वो तो या तो इक्वल हो जाएगा या फिर नेग्लिजिबल हो जाएगा, या फिर इतना फोर्स होगा कि वहाँ पे जो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग पुट कर रहे हैं तो वो उसके इतना फोर्स होगा कि उसके रोटेशन में वो मदद करेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम किसी स्पेसक्राफ्ट हो या फिर हम लोग किसी भी सैटेलाइट को स्पेस में भेजेंगे तो उसमें हमारा ईंधन कम लगेगा। हम लोग को केवल भेजने के लिए ही फ्यूल की ज़रूरत होगी। और उस पॉइंट पे, अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे L1 पॉइंट पे या फिर जो भी दूसरे लैंग्रेंज पॉइंट्स है उस पॉइंट पे अगर हम लोग किसी सैटेलाइट को डिप्लॉय कर दिए, फिर वहाँ पे हम लोगों को एक्स्ट्रा फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इन दोनों फोर्स की वजह से, इन दोनों सेलेस्टियल बॉडी के फोर्स की वजह से वो अपने ऑर्बिट पे रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि लैंग्रेंज पॉइंट का मतलब क्या है, ठीक है। तो इटालियन एक इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने लैंग्रेंज पॉइंट के बारे में बताया था, ठीक है। इटालियन साइंटिस्ट थे वो, इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने लैंग्रेंज पॉइंट के बारे में बताया था। उन्होंने बोला कि यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में देयर आर 5 लैंग्रेंज पॉइंट्स, देयर आर 5 लैंग्रेंज पॉइंट्स, ठीक है। ये उन्होंने बताया, उसका डिपिक्शन उन्होंने बताया कि ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। वो यहाँ पे हम लोग डिटेल में समझते हैं क्योंकि आदित्य L1 मिशन बहुत चर्चा में है और ये इंडिया का फर्स्ट सोलर बेस्ड मिशन है। इंडिया का ये फर्स्ट सोलर बेस्ड मिशन है जो सन के स्टडी के लिए है, ठीक है। तो ये सन पे हमारा ये फर्स्ट मिशन है जो सन को स्टडी करेगा। ये हम लोग मिशन को सन पे नहीं भेजे, इस इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि विच इज़ नॉट पॉसिबल टू सेंड अ मिशन डायरेक्टली ऑन सन। तो ये अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे है। जो यहाँ पे एक पॉइंट है L1 पॉइंट, वहाँ पे हम लोग इसको डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, आपसे ऑप्शन में ऐसा डाल के पूछा जा सकता है द L1 पॉइंट इज 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम सन सरफेस। तो नहीं, कहाँ के सरफेस से अलग है? अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे है L1 पॉइंट। वहाँ पे हम लोग अपने आदित्य L1 सैटेलाइट को डिप्लॉय किए हैं और फाइनली हमारा ये जो अपने फाइनल हेलो ऑर्बिट, यहाँ जो नाम आ रहा है हेलो ऑर्बिट, हेलो ऑर्बिट में फाइनली ये हमारा सैटेलाइट पहुंच गया है। मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पे L1 पॉइंट है, L1 पॉइंट है, इसका जो ऑर्बिट है इसमें हमारा ये आदित्य L1 ये पहुंच गया है। अब इस सन को यहाँ से ये क्या करेगा, इस सन को यहाँ से ये ऑब्जॉर्व करेगा, ठीक है, अपने ऑर्बिट में,
अपने ऑर्बिट में रोटेट करते हुए सन को ऑब्जॉर्व करेगा और डेटा हमारे साइंटिस्ट को यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो ये मिशन का गोल है। ठीक है, फिर इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि इटालियन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 5 लैग्रेंज पॉइंट के बारे में बताया और उसके डिपिक्शन को समझते हैं कि यूनिवर्स में वो 5 लैग्रेंज पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, उसको समझते हैं। एक सेकेंड, उसको समझते हैं कि 5 लैग्रेंज पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे उन्होंने बताया था। ठीक है, तो ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये हमारा अर्थ है। तो यहाँ पे है फर्स्ट लैग्रेंज पॉइंट L1 पॉइंट, जहाँ पे हम लोगों ने आदित्य L1 मिशन को भेजा है। ठीक है, और इसके बीच और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे है। ठीक है, ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, अर्थ और L1 पॉइंट के बीच में। यहीं पे ठीक L2 पॉइंट हमारा यहाँ पे, इसके अपोजिट, अर्थ के अपोजिट में L2 पॉइंट है। फिर हमारा L3 पॉइंट ठीक इसी के इधर है, सन के अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा L3 पॉइंट है और अर्थ के जस्ट परपेंडिकुलरली ऊपर L4 पॉइंट है और नीचे में L5 पॉइंट है। तो ये फिगर आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्स में टोटल 4 नहीं, टोटल कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि 4 लैग्रेंज पॉइंट है, नहीं, टोटल हमारे यूनिवर्स में ये साइंटिस्ट ने बताया था कि टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट है, जहाँ पे 2 सेलेस्टियल बॉडी का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो नेट 0 है या फिर इज इक्वल्स टू इतना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इस पॉइंट पे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर डिप्लॉय कर दे तो ये अपने ऑर्बिट पे क्या करेगा, किसी भी एक्स्ट्रा फ्यूल के मदद दिए बगैर ये अपने ऑर्बिट पे यहाँ पे रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। तो यहाँ पे हम लोग को एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है कि हम लोग को यहाँ पे एडिशनल फ्यूल देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग आदित्य L1 मिशन को डिप्लॉय किए हैं तो वो यहाँ पे इन दोनों बॉडी की मदद से, इन दोनों बॉडी के रिजल्टेंट फोर्स की वजह से यहाँ पे रोटेट कर पाएगा और सन को डायरेक्टली ऑब्जॉर्व करेगा। ठीक है, सन को डिफरेंट एंगल से ऑब्जॉर्व करेगा और इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे डिप्लॉय किए। तो फाइनल न्यूज़ ये था हमारा कि फाइनली जो हमारा L1 मिशन है यहाँ पे इस ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट को बोलते हैं, ये जो पॉइंट है हमारा L1 पॉइंट, इसके जो इर्द गिर्द ऑर्बिट है, ठीक है, उस ऑर्बिट को बोलते हैं हैलो ऑर्बिट, हैलो ऑर्बिट। ठीक है, तो इस ऑर्बिट में हमारा मिशन डिप्लॉयड हो गया फाइनली। अब ये वर्क करेगा। इस मिशन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं, मिशन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि इसके बारे में और क्या जानना है। यहाँ समझते हैं, एक सेकेंड। सम एक्स्ट्रा फैक्ट जो हमारे पीटी के लिए इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, जो पीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो जानना चाहिए इस मिशन को लेकर, और इसको लेकर डायरेक्टली आपके पीटी में सवाल देखने को मिलेंगे, ये 100% है। ठीक है, तो इस मिशन को अच्छे से कवर करिए। सबसे पहले जानते हैं इसके लॉन्च डेट के बारे में। इससे पहले भी हम लोगों ने एक मिशन के बारे में, एस्ट्रोसैट के बारे में भी पढ़ा था और एक्सपोसैट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उस समय भी बताया था कि लॉन्च डेट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मिशन हमारा 2023 में 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इस डे को लॉन्च किया गया और फाइनली 6 जनवरी 2024 को ये अपने फाइनल हैलो ऑर्बिट में ये पहुंच गया। ठीक है, हैलो ऑर्बिट में ये फाइनली पहुंच गया। तो ये इस मिशन से जुड़े इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे। फिर ये हमारा फर्स्ट मिशन है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट मिशन है हमारा, फर्स्ट मिशन ऑफ इंडिया टू स्टडी सन के स्टडी के लिए ये हमारा फर्स्ट मिशन है। ठीक है, इंडिया का। फिर इसके बाद इससे जुड़ी और क्या इन्फॉर्मेशन है, ये जो L1 पॉइंट है विच इज़ 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे है, 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा तो ये ध्यान से देना, फ्रॉम द अर्थ सरफेस। उसके बाद क्या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे पीटी के लिए, अभी हम लोग पीटी के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ये जो हम लोग मिशन भेजें, किसी भी हम लोग मिशन को भेजते हैं तो उस पर बहुत सारे इक्विपमेंट फिक्स करके भेजते हैं ना, तब तो जाके वहाँ पे वो स्टडी करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा। चीज़ों को ऑब्जॉर्व करने के लिए हम लोग भेज रहे हैं, तो ऑब्जॉर्व करने के लिए हम लोग उसमें डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट फिट करते हैं और उसका अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि आदित्य L1 मिशन में हम लोगों ने 7 पेलोड्स फिट किया है। ठीक है, उसको पेलोड्स बोलते हैं। जो उस पर भार हम लोग देकर भेजे हैं उसको पेलोड्स बोलते हैं। तो देयर आर 7 डिफरेंट पेलोड्स विच आर फिटेड ऑन दी आदित्य L1 मिशन। ठीक है, जैसे उसमें से एक हम लोगों ने सूट के बारे में अपने वीडियो में डिस्कस किया, प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे, सूट
दूसरा हमारा है VELC। तो ये सब इमेजिंग है, ठीक है, ये सब इमेज सन के इमेज को अभी रिसेंट में ये सूट डिवाइस जो है सन के कोरोना इमेज को, आउटर पार्ट के रिंग वाले पार्ट के इमेज को ये कैप्चर भी किया था, ठीक है, दिसंबर में कैप्चर किया था, ठीक है। तो 7 डिफरेंट यहाँ पे स्लाइड में मेंशन भी है, 7 डिफरेंट पेलोड्स है, VELC, सूट, सोलेक्स, हेलियोज, एपेक्स, पापा, डिजिटल, मैग्नेटोमीटर्स, ठीक है। ये 7 डिफरेंट पेलोड्स है जो इस पर फिट है और इसका डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये इस मिशन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, L1 पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने समझा और कुछ PT से जुड़ी हुई फैक्ट आप लोगों ने देखा, ठीक है। मेंस में भी इस पे आपसे फुल लेंथ क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है फॉर द इन द पेपर ऑफ साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के पेपर में आपसे एक फुल लेंथ क्वेश्चन आपसे डिजाइन किया सकता है। क्या क्वेश्चन होगा? डिस्कस अबाउट आदित्य L1 मिशन, ये आपसे बोलेगा। ये एक पार्ट है क्वेश्चन का, इस पर आप लोग क्वेश्चन को देखे होंगे 69 BPSC मेंस का क्वेश्चन, उसमें एक क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब डिफरेंट पार्ट आपसे पूछे गए थे। तो सबसे पहले पूछेगा कि डिस्कस अबाउट आदित्य L1 मिशन क्या है, वो आपसे पूछेगा, जिसमें आपको ये बेसिक्स जानकारी जो आप PT के लिए पढ़ रहे हैं, ये मिशन हमारा क्या है, किस पर्पज़ के लिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे इस मिशन के बेनिफिट क्या है। डिस्कस अबाउट दी बेनिफिट्स ऑफ द मिशन, बेनिफिट्स ऑफ द मिशन, ये भी आपसे पूछ सकता है कि इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द मिशन एंड डिस्कस द डिफरेंट पेलोड्स जो इस पे लगे हुए हैं, डिफरेंट पेलोड्स fitted on the Aditya L1 and their objective। ये आपसे एक फुल लेंथ क्वेश्चन आपके मेंस में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर कर भी सकते हैं और टेलीग्राम पे इसका आंसर आप सेंड कर सकते हैं। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन आदित्य L1 के बारे में है और इस पे एक डिटेल वीडियो अगर आप इस पर्टिकुलरली इस मिशन के बारे में देखना चाहते हैं केवल आदित्य L1 पे, तो वो आप एक फुल लेंथ वीडियो जो मैं लिंक आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस चीज़ को देख सकते हैं। दूसरा जो हमारा न्यूज़ है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऊपर है कि ED अभी हमारा साल भर से बहुत ज़्यादा चर्चा में है और इधर आए दिन आप किसी भी न्यूज़पेपर को उठाएंगे तो उसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सम्मन या फिर उससे रिलेटेड या फिर किसी पॉलिटिशियंस के घर पे ED का छापा, इस तरह के न्यूज़ आपको आए दिन मिलेंगे। तो ED इधर बहुत दिनों से चर्चा में है, तो आप एक ED पे एक सवाल PT में आप इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि ED साल भर से चर्चा में बना हुआ है और ऐसी चीज़ें अगर जो बहुत दिनों से चर्चा में बना हुआ है तो एग्जामिनर के माइंड में वो बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ें होती हैं, तो आपके एग्ज़ाम में वो सवाल के फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ED के बारे में देखते हैं। तो अभी क्यों न्यूज़ में था कि केजरीवाल को सम्मन आया था ED का, बट केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली वो रिफ्यूज कर रहे हैं, वहाँ पे सम्मन नहीं कर रहे हैं ED के ऑफिस में। तो ये था, और तेजस्वी यादव को भी समन करने को आया था बट ही रिफ्यूजेज टू प्रेजेंट देयर, और इसी तरह हेमंत सोरेन को भी आया था जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर। तो इस वजह से भी चर्चा में है ED को लेकर समझते हैं कि ED है क्या। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर अपने पावर कहाँ से डिराइव करता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किस एक्ट से अपने पावर्स को डिराइव कर सकता है और इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस पर्पस के लिए इसको बनाए थे, उसको समझते हैं कि ED अपने पावर्स को कहाँ से डिराइव करता है, किस पर्पस के लिए बनाए थे और इसका क्या काम है उसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोग मेंशन किया है मैंने स्लाइड में कि द डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटेड विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज। बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग या फिर फॉरेन एक्सचेंज लॉज में जो वायलेशन आता है उससे ये पर्टिकुलरली डील करता है। बहुत सारे काम और भी करते हैं ED, बट पर्टिकुलरली जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस होते हैं या फिर वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज है उससे ये पर्टिकुलरली डील करता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं ये अपने पावर्स किस एक्ट से ड्रॉ करता है, ठीक है। तो इट्स ड्रॉ इट्स पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। ये इंपॉर्टेंट है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट
DPSC इसको बोलते हैं 1946। इससे ईडी अपना पावर्स को डिराइव करता है, ठीक है। टेन्योर इसका इंपॉर्टेंट है, टेन्योर के ऊपर कभी सवाल पूछ देता है कि ईडी के जो चीफ होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है, जो डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो इनका टेन्योर 2 ईयर्स होते हैं, 2 ईयर्स टेन्योर। बट अब क्या कर दिया गया है पार्लियामेंट के अमेंडमेंट के बाद, अब इनको 2 ईयर से 5 ईयर तक का एक्सटेंशन दिया जा सकता है बाय गिविंग 3 एनुअल एक्सटेंशन। मतलब पहले ये 2 ईयर के लिए अपॉइंट होंगे, 2 ईयर्स के लिए अपॉइंट होंगे, बट लेटर 1 ईयर का एक्सटेंशन इनको दिया जाएगा, फिर 1 ईयर का दिया जाएगा, और फिर 1 ईयर का दिया जा सकता है। इससे बेसिकली 2 अब क्या कर दिया गया, 5 ईयर्स इनके टेन्योर को, ठीक है। तो CVC और ईडी दोनों का ये किया गया है, ठीक है। ये न्यूज़ है, और ये इधर का रिसेंट अमेंडमेंट है, पार्लियामेंट के द्वारा किया गया था इस एक्ट में अमेंडमेंट करके, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं इसके फंक्शन का, इसका कार्य क्या है। तो इट फंक्शन किसके अंदर, किस मिनिस्ट्रीज के अंदर ये काम करता है। तो इट फंक्शन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये सब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अधीन ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये काम करता है। दूसरा देखते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जो डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसके 5 अदर रीजनल ऑफिसेज है, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में। ये इसके 5 रीजनल हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। तो ये ईडी से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़ हमारा क्या है। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वो बब एल मंडेब, एक स्ट्रेट है, एक दर्रा है, एक पास है, जो अब उसको अभी बहुत चर्चा में है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। बब एल मंडेब पूछ रहा है सवाल के फॉर्म में, बट ये न्यूज़ में था। बब एल मंडेब पेपर में बहुत ज़्यादा कवर आ रहा है। स्ट्रेट इज इन द न्यूज़ कनेक्ट विच 2 वाटर बॉडीज, किस 2 वाटर बॉडीज को ये स्ट्रेट कनेक्ट करता है। तो इससे एक बात पता चला कि जो भी स्ट्रेट होगी, एक सेकेंड, जो भी स्ट्रेट होगा, मान लेते हैं ये स्ट्रेट है, वो किसी 2 पर्टिकुलर वाटर बॉडीज को कनेक्ट करेगा। इन दोनों वाटर बॉडीज को अगर कोई कनेक्ट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट, स्ट्रेट बोलते हैं। तो ये एक नाम है स्ट्रेट का, बब एल मंडेब स्ट्रेट इज इन द न्यूज़। अभी चर्चा में, बहुत दिनों से चर्चा में बना हुआ है। क्यों चर्चा में बना हुआ उसके ऊपर भी समझते हैं। वो किन 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, वो आपसे सवाल इस तरह से फ्रेम कर लेगा, फिर आपको लगेगा कि ये सवाल वर्ल्ड जियोग्राफी का है, मैपिंग का सवाल है। बट ये चीज़ें न्यूज़ में है, न्यूज़ में जो चीज़ें रहती है उसी से आपके सवाल फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। तो ये चर्चा में क्यों है उसको पहले समझते हैं, इसके चर्चा में होने के पीछे का कारण क्या है, ठीक है। यहाँ समझते हैं, देखते हैं। रेड सीज, अभी रेड सीज डिस्ट्रप्शन के ऊपर आपको रोज पेपर में खबर आ रहा है। रेड सीज डिस्ट्रप्शन, यही टॉपिक ही रहता है, रेड सी डिस्ट्रप्शन। इसको लेकर हमने पहले की वीडियोस में, जो हमारे प्रीवियस वीडियो, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेड सीज डिस्ट्रप्शन क्या है। यहाँ पे है मेडिटेरेनियन सी, ये हमारा है मिडिल ईस्ट, ये हमारा मिडिल ईस्ट का लोकेशन है, और यहाँ पे हमारा है रेड सीज, ये वाला पोर्शन हमारा रेड सीज है, और यहाँ पे इजिप्ट का पोर्शन है, ठीक है। और यहीं पे आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है स्वेज कनाल, जो इजिप्ट के कंट्रोल में, ठीक है। स्वेज कनाल, स्वेज कनाल बेसिकली करता क्या है, यहाँ पर जो मेडिटेरेनियन सी है इसको कनेक्ट करता है रेड सी से। ये पहले ये कनेक्शन नहीं था, तो मेडिटेरेनियन सी से कोई भी शिप रेड सी में इंटर नहीं कर सकती थी, और अगर चीज़ें रेड शिप में नहीं आएंगी तो फिर इंडियन ओशन में रीच करना इम्पॉसिबल था, ठीक है। तो उस समय लोग क्या करते थे, जो ब्रिटिशर्स थे या फिर जितने भी ट्रेडर्स थे, वो लोग क्या करते थे, अफ्रीका के कोस्ट पे केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप एक जगह था, वहाँ से वो लोग क्रॉस करते थे, वहाँ पे पहुँच के फिर इंडिया के कोस्ट तक पहुँचते थे। तो ये पहले का रास्ता था, लेकिन फिर बाद में स्वेज कनाल का निर्माण किया गया। स्वेज कनाल के बनने से मेडिटेरेनियन सी रेड सी से कनेक्ट हो गया, और फिर रेड सी इंडियन ओशन से कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो रेड सी है, और यहाँ पे एक है गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, और यहाँ पर रेड सीज है। यहीं पे पर्टिकुलरली ये वाला एरिया बब एल मंडब स्ट्रेट है, जो रेड सीज से, रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करता है। ये दोनों वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। तो ये वाला पोर्शन न्यूज़ में था। ये सब न्यूज़ में क्यों है, ये पूरा एरिया न्यूज़ में क्यों है, ये न्यूज़ में इस वजह से है कि रेड सीज से जितने भी मेडिटेरेनियन सी से होके यूरोप के देशों से
हम लोग, या फिर मिडिल ईस्ट से जो हमारा कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, वो एक्सपोर्ट होते हैं पूरा दुनिया भर के देशों में, ठीक है। तो इंडिया में भी एक्सपोर्ट होता है। तो यहीं रेड सी को क्रॉस करते हुए, गल्फ ऑफ एडन को क्रॉस करते हुए वो लोग इंडियन ओशन में पहुंचते हैं, फिर वहाँ से डाइवर्ट करके कोई सिंगापुर की तरफ चला जाता है, फिर कोई इंडियन कोस्ट की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे यमन एक कंट्री है, यहाँ पे यमन एक कंट्री है कोस्ट पे। यहाँ पे एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है हाउदीज रेबल्स। ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये बेसिकली पायरेसी एक्ट में इन्वॉल्व रहते हैं, और यहाँ से जितने शिप क्रॉस कर रहे थे इन पे ये लोग पायरेसी एक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो पायरेसी का काम कर रहे थे, लूटपाट में लगे हुए थे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था कि जितने भी शिप्स क्रॉस कर रहे थे, वो क्रूड ऑयल का शिप हो या फिर किसी चीज़ का लोडेड शिप हो, उस पर बेसिकली ये लोग डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। जिस वजह से जितने भी शिपिंग इंडस्ट्रीज थे, शिपिंग वेसल्स थे, वो अपना रूट बदल के पहले जो हम लोग रूट फॉलो करते थे, केप ऑफ गुड होप, उस रूट को अपना रहे थे। उससे बेसिकली क्या होगा कि डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो मतलब हमारा फ्यूल चार्ज इंक्रीज होगा, और फ्यूल चार्ज इंक्रीज होने का मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो अब कॉस्टली मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने अपने कुछ अपने वॉरशिप्स इंडियन ओशन में डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। जिसका अभी एक न्यूज़ और आगे आएगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक हमारा आईएनएस चेन्नई के ऊपर अभी न्यूज़ था, वो डिस्कस करेंगे कि क्या उसने किया है, ठीक है। वो बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, उसको बाद में देखेंगे। तो इंडिया ने अपने 5 वॉरशिप्स को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया कि इस तरह के जो पायरेसी एक्ट है उसको हम लोग काउंटर करेंगे, ताकि यहाँ पे जो शिप वेसल्स है उनका ईजी ट्रांसपोर्टेशन हो सके, ईजी ट्रैवलिंग वो कर सके वहाँ पे, जिस वजह से ट्रेड में किसी तरह की दिक्कत ना आए। अगर ट्रेड में प्रॉब्लम्स आएंगी तो शिपिंग पे नुकसान होगा, शिपिंग इंडस्ट्रीज अपने रूट चेंज करेंगे और हमारे प्रोडक्ट कॉस्टलियर भी होंगे, और मार्केट में क्राइसिस का सिचुएशन भी बनेगा, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा निकला हुआ ये हाउदीज रेबल की वजह से हो रहा है, जिस वजह से ये जो स्ट्रेट है वो चर्चा में आ गया था, ठीक है। तो हम लोगों ने समझा कि ये स्ट्रेट किस 2 बॉडी को कनेक्ट करता है, रेड सीज और गल्फ ऑफ एडन को ये कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका रेड सीज टू गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। इस वजह से ये पूरा मामला इसका जुड़ा हुआ है कि कैसे ये न्यूज़ में है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते। दूसरा जो हमारा न्यूज़ है वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के ऊपर। ये बहुत दिनों से चर्चा में है, और बीपीएससी ने अपने रिसेंट में जो 69th का जो पीटी एग्जाम हुआ था उसमें आपसे एक फुल लेंथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था, जिसमें आपसे 4 ऑप्शंस दिए गए थे, बड़े बड़े ऑप्शंस थे। उसमें आपको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई थी, और आपको वहाँ पे एलिमिनेट करके सॉल्व करना था। तो समझते हैं कि अभी ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है। तो गवर्नमेंट ने अभी ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि पीएलआई स्कीम्स के अंदर में जितने भी प्रोजेक्ट असाइन किए गए थे उन पे अब गवर्नमेंट उसके ऊपर डिसीजन लेगी, ठीक है। तो उस वजह से ये चर्चा में था। तो हम लोग को वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग के एग्जाम में इम्पोर्टेंट ये है कि पीएलआई क्या है, उसके बारे में आपसे सवाल फिर से हो सकता है पूछ ले, हो सकता है कि इस बार आपसे मेंस में वो सवाल पूछ ले। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, लेट्स डिस्कस व्हाट डज पीएलआई मीन्स। तो समझते हैं कि पीएलआई का मतलब क्या है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2020 में इसको लॉन्च किया गया विद द पर्पस। किस पर्पस से हम लोग किसी भी स्कीम को हम लोग लॉन्च करते हैं तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है, उसका कोई पर्पस होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, विद द एम ऑफ बूस्टिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द इंडिया जीडीपी। इंडिया के जीडीपी में अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, इंडियन जीडीपी में हमारा प्राइमरी एंड सर्विस सेक्टर का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन का है, एंड हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हमारा आता है उसका लीस्ट कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, लीस्ट कंट्रीब्यूशन। इसी के कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट 2020 में ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आई, जिसमें उसने टारगेट किया कि हम कुछ इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करेंगे। बेसिकली जब ये स्कीम लॉन्च हुआ उस समय गवर्नमेंट ने 3 इंडस्ट्रीज़ को टारगेट किया था, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और उसके इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज इंडस्ट्रीज़ को टारगेट किया गया, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला कि इसमें आप प्रपोजल अपना भेजिए डोमेस्टिक कंपनी से भी और इंटरनेशनल कंपनी से भी, कि आप अपना प्रपोजल भेजिए और इंडिया में ही, इंडियन टेरिटरी में ही रह के, इंडियन लैंड को ही यूज़ करके वहाँ पे आप लोग प्रोडक्शन कीजिए और फिर दुनिया भर में एक्सपोर्ट करिए। इससे होगा क्या फ़ायदा कि एक तो हमारा जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, और दूसरा यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, यहाँ के लोगों को हम लोग नौकरी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इससे हमारा इकोनॉमी भी बूस्ट करेगा। तो ये हमारा
एम था, ये हमारा मिशन था इसके तहत, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करें, यहाँ पे मेंशन है कि इनिशियली हम लोग 3 इंडस्ट्रीज को टारगेट किए थे जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके कंपोनेंट से जुड़े हुए थे, ठीक है। प्रेजेंटली इसमें अभी 14 सेक्टर इंक्लूड है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे सवाल में डाल के पूछ सकता है कि पीएलआई स्कीम के अंडर हम लोग कितने इंडस्ट्रीज को या फिर कितने सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं। प्रेजेंट में एज पर द गवर्नमेंट रिपोर्ट या फिर गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 14 सेक्टर अभी इसमें इंक्लूड है, जिसमें स्टील भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इट्स कंपोनेंट्स है, फार्मास्यूटिकल्स भी है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स भी है। तो ये सब इंडस्ट्रीज़ को हम लोग टारगेट कर रहे हैं ताकि इसके मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे बूस्ट कर सके और उसके एक्सपोर्ट को दुनिया भर में हम लोग करके अपने इकोनॉमी को ग्रो कर सके और उसको बूस्ट कर सके, ठीक है। तो ये हमारा पर्पस था। देखते हैं इसके ऊपर क्या सवाल आपसे पूछा गया था आपके एग्जाम में। क्या ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आपके सवाल को सॉल्व करने के लिए? क्या इतने इन्फॉर्मेशन से आपके सवाल सॉल्व हो जा रहा है या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने की ज़रूरत है? तो यहाँ पे कुछ इसके बारे में, पीएलआई के बारे में इन्फॉर्मेशन है। ये जनरल मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, आईटी सर्विस, ये सब, एक सेकेंड, ये सब में आपका इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका सवाल था, ये 69 बीपीएससी पीटी में आपका ये सवाल आया था। 117, ये ऑफिशियल सवाल है, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट है। ये ऑफिशियल सवाल सेट ए में, आपका सेट ए में 117 नंबर ये सवाल था। क्वेश्चन क्या था? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसी के ऊपर आपसे सवाल पूछ ले। क्यों? क्योंकि इसमें, इसके बारे में आपको बजट में भी चर्चा किया गया था। जो बजट निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया था, उसमें भी आपका इसका चर्चा किया गया था। और फिर गवर्नमेंट इसके ऊपर आए दिन कुछ ना कुछ नोटिस निकालते रहती थी, या फिर इसको लेकर पेपर में आए दिन कुछ ना कुछ खबर आते रहते थे। तो इसकी, इस स्कीम को लेकर आपसे 4 ऑप्शन दिया गया था। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने अभी पढ़ा, कि क्या उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके ये सवाल सॉल्व किया जा सकता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को जानने की ज़रूरत है। तो देखते हैं। द स्कीम ऑफर्स अ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बात हम लोग अभी डिस्कस किया था कि स्कीम का एम ही है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना, और इसमें मोबाइल फ़ोन्स और उससे स्पेसिफाइड कंपोनेंट्स को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यही अब हम लोगों ने पढ़ा है। दूसरा, द स्कीम हैज़ 2 कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट, नेमली ग्लोबल कंपनीज एंड डोमेस्टिक कंपनीज। इसके बारे में हमको नहीं पता है, तो इसको हम लोग राउंड कर लेंगे अभी, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करते हैं, ये एलिमिनेशन राउंड भी इसको बोलते हैं। इसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। तीसरा है द स्कीम सेल एक्सटेंड एवरेज। ये कुछ फैक्ट्स की बातें कर रहा है इतनी बड़ी, बट हमको कोई जानकारी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन पढ़ के देखते हैं, द टारगेट सेक्टर अंडर पीएलआई सेल इंक्लूड। ये तो अभी हम लोग जानते हैं कि इसमें अभी 14 सेक्टर को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, 14 सेक्टर को। उसी में ये स्पेसिफाई कर दिया, लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी, सर्वर, अल्ट्रा फॉर्म्स फैक्टर। तो ये हमको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सबसे ज़्यादा इसमें इंक्लूड है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम, मतलब ये सही है, ठीक है। तो 1 और 4 हमारा सही है, बट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है? तो 1 एंड 4 आर द करेक्ट। तो बचा क्या? जब 1 एंड 4 करेक्ट है, 1 करेक्ट है, 4 करेक्ट है, तो बचा 2 एंड 3, मतलब 2 एंड 3 आर द इनकरेक्ट आंसर। तो इससे क्या पता चला? करेक्ट आंसर पता करके आप इनकरेक्ट ऑप्शन पे पहुंच गए। जो आपके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन था, उसको यूज करके आप इतने बड़े क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो ये इस तरह के प्रश्न को आप, जो इन्फॉर्मेशन आप पढ़े हैं, 2-3 इन्फॉर्मेशन जो आप पीएलआई के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए, उसी के बेसिस पे आप इस सवाल को कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारा, वो रेड सीज डिस्ट्रप्शन के ऊपर। अभी हम लोगों ने रेड सीज को लेकर डिस्कस किया था, बब एल मंडेब स्ट्रेट के बारे में। फिर हमारा रेड सीज डिस्ट्रप्शन क्यों न्यूज़ में है, ये दूसरे वजह से न्यूज़ में। इसमें इंडियाज़ का कंट्रीब्यूशन देखते हैं और इंडियाज़ के मार्कोज कमांडोज के बारे में जानते हैं कि क्या है मार्कोज कमांडो, और उन्होंने अभी सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो किया है रेड सीज के करीब में या फिर इंडियन ओशन में, जो वो क्या ऑपरेशन है उसको लेकर समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या था, एक शिप है, लाइबेरियन शिप है, उसका नाम यहाँ पे मेंशन है, एमवी लीला नॉरफोल्क, ठीक है। ये शिप का नाम है एमवी लीला नॉरफोल्क। ये एक शिप है, बेसिकली ये यहाँ रेड सी से क्रॉस करते हुए इंडियन ओशन में इंटर कर रही थी, ठीक है। तो अभी हम आपको बताए थे कि अभी हम लोग 5 वॉरशिप्स वहाँ पे डिप्लॉय की, जिसमें
INS कोलकाता क्लास के बहुत सारे शिप्स, उसमें हम लोग ने वॉरशिप्स वहाँ पे लगाए रखे हैं ताकि पायरेसी जैसी चीज़ों को हम लोग रोक सके। और हाउदीज रेबल्स का जो वहाँ पे जो डिस्ट्रप्शंस क्रिएट कर रहे हैं जिससे शिपिंग वेसल्स को प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो उस चीज़ को हम लोग काउंटर कर सके, इसलिए इंडियन नेवी वहाँ पे डिप्लॉय है और इस तरह के एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पे स्मूथ ट्रांजिशन हो सके, वहाँ पे स्मूथ जितने भी शिपिंग वेसल्स है वो क्रॉस कर सके, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये MV लीला नॉरफॉक जो है वो रेड सी से इंटर करते हुए इंडियन ओशन में आ रही थी। तो इन पे क्या हुआ कि कुछ हाउदीज रेबल या फिर कुछ और भी डिफरेंट कैटेगरीज के जो प्रॉब्लम क्रिएटर थे, उनके द्वारा क्या किया जा रहा था कि वो पायरेसी के एक्ट में इन्वॉल्व हो रहे थे, मतलब पायरेसी क्या कोशिश कर रहे थे, लूटपाट डकैती में इन्वॉल्व हो रहे थे, ठीक है। तो इनके शिप के द्वारा ये जो MV लीला नॉरफॉक जो शिप है उनके द्वारा एक अलर्ट मैसेज गया, अमेरिकन कोई शिप था उस पर अलर्ट मैसेज किया, और फिर इंडियन नेवी को पता चला, तो इंडियन नेवीज ने अपने मार्कोस कमांडोज को उसमें उतारा, और इस शिप पे 15 जो 21 क्रू मेंबर्स थे टोटल, उसमें से 15 इंडियंस भी थे, ठीक है, 15 इंडियंस भी थे, यहाँ पे मेंशन भी है 21 क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग 15 इंडियंस उसमें शामिल थे। तो हमारे मार्कोस जो यहाँ पे जिनको मगरमच्छ भी बोला जाता है, तो ये मार्कोस कमांडोज गए और ये रेस्क्यू ऑपरेशन किए, उसका नाम क्या था, सैनिटाइजेशन ऑपरेशन, जिसमें सारे लोगों को बचाया गया और पायरेसी एक्ट को भी मतलब डिप्लॉय कर दिया गया ताकि किसी भी तरह के कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और शिप को ईजिली वहाँ से पास कराया गया और सारे 21 क्रू मेंबर्स वहाँ पे सेफ थे। ये न्यूज़ निकल के आ रहे थे। तो समझते हैं मार्कोस कमांडो के बारे में, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेंशन है द मार्कोस वर फाउंडेड इन फरवरी 1987। मार्कोस नाम ये बहुत बाद में जाके फेमस हुआ। इनको मरीन कमांडो फोर्स के नाम से जानते हैं, MCF के नाम से जानते हैं, मरीन कमांडो फोर्स के नाम से जानते हैं। इनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि ये किसी भी सिचुएशन, किसी भी इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में ये लड़ाई लड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मार्कोस कमांडो के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये उनका सिंबल है, ठीक है। तो मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी की खास यूनिट है जिन्हें पानी में दुश्मनों से लड़ने में महारत हासिल है। वैसे तो इन्हें मार्कोस कहा जाता है, मगर आधिकारिक तौर पे इन्हें मरीन कमांडो फोर्स MCF कहा जाता है, ठीक है। पानी में स्पेशल ऑपरेशन कर सकते हैं, किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन में भी इनकी ट्रेनिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि किसी भी हार्श सिचुएशन में भी ये ऑपरेशन कंडक्ट कर सकते हैं। इवन की आपको बता रहे हैं कि अगर किसी तरह का केमिकल अटैक हो जाए, उस सिचुएशन में भी ये कमांडोज लड़ने के लिए पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं, पूरी तरह से अलर्ट रहते हैं। तो ये इनकी खासियत है। तो ये इंडियन नेवी का एक स्पेशल ब्रांच है जो 1987 बना। और दूसरा इसका मोटो क्या है, मोटो भी कभी कभी पूछ लेता है वन लाइनर एग्जाम में। तो मोटो इसका है द फ्यू एंड द फियरलेस, मतलब द फ्यू द फियरलेस, कुछ ही बट निडर, ठीक है, द फ्यू एंड द फियरलेस। तो ये इसका मोटो है। तो बहुत ट्रेनिंग के बाद ही कुछ मार्कोस कमांडोज बनते हैं, ऐसा नहीं कि सभी बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रेनिंग, बहुत हार्ड सिचुएशन में इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। नेशनल इंटरनेशनल मिशंस पे इनको भेजा जाता था, किसी भी सिचुएशन में ये रेडी रहते हैं अपने मिशंस को कंडक्ट करने के लिए। तो बहुत हार्श ट्रेनिंग के बाद इनको मार्कोस कमांडो की उपाधि दी जाती है, ठीक है। तो ये न्यूज़ में था सैनिटाइजेशन ऑपरेशन, ठीक है, तो ये चर्चा में था। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग चलते हैं कि दूसरा न्यूज़ हमारा नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इसरो सक्सेसफुली टेस्ट पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल ऑन PSLV 65 ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म POEM-3। ये क्या न्यूज़ है उसको समझते हैं, बहुत भारी भरकम वर्ड है, सिंपल भाषा में समझते हैं कि क्या है। इसरोज ने 1 जनवरी 2024 को 1 जनवरी 2024 को एक सेकेंड 1 जनवरी 2024 को PSLV अपने लॉन्च व्हीकल से, जो फेमस इसरो का लॉन्च व्हीकल है PSLV C58 मिशन से उसने एक्सपोसैट मिशन को लॉन्च किया था, ठीक है। उस मिशन पे इसरो क्या करता है कि जब भी कोई मिशन लॉन्च करता है तो उस पर कुछ ट्रायल चीज़ों को भी भेजता है ट्रायल के लिए कि क्या वो किस तरह से स्पेस में जाके वो चीज़ें परफॉर्म कर रही है। तो ये हमेशा होता है, हमेशा इसरो ऐसी चीज़ों को करता है। तो इस बार भी उसने इस मिशन पे एक चीज़ को टेस्ट किया है। वो बेसिकली क्या है, वो है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से उसने ये फ्यूल को चेक किया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वहाँ पे बर्निंग कराया गया, तो उस वजह से उसमें जो बाई प्रोडक्ट निकले वो हीट एंड वाटर के फॉर्म में बाई प्रोडक्ट निकले।
इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा कि फ्यूचर में जितने भी स्पेस मिशंस होंगे, ह्यूमन मिशंस जो होंगे, उसमें हम लोग इस ईंधन का यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ईंधन का यूज कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि जो बाई प्रोडक्ट उसमें निकलेगा, हीट एंड वाटर, इन दोनों को हम लोग वहाँ के क्रू मेंबर्स जो होंगे, क्रू मेंबर्स के लिए वहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो फ्यूल का भी यूज हो जाएगा, ऑप्टिमम यूज, और उसके बाई प्रोडक्ट जो होंगे वो वेस्ट नहीं होंगे, उसका भी यूज हो जाएगा। तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। ये टेस्ट जो था सक्सेसफुल टेस्ट रहा, और इसमें बताया गया कि विच कैन बी यूज बाय द एस्ट्रोनॉट ऑन देयर मिशन इन द फ्यूचर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के ह्यूमन मिशंस के लिए। जितने भी फ्यूचर में हमारे ह्यूमन मिशंस होंगे, जैसे कि हम लोग स्पेस स्टेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं 2035 तक, तो जो हमारा टारगेट है, उस तरह के मिशन में हम अपने क्रू मेंबर्स को जो भेजेंगे, वहाँ पे ये बेनिफिट पहुँचाएगा। तो ये फ्यूल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स की तरफ से है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज GMP इशू किया है, जिसमें बेसिकली क्या करना है, जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के जो प्लेयर है उनको क्या करना है, ये प्रैक्टिस को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करना है। ये बेसिकली मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पीटी में इससे सवाल नहीं आएगा। तो GMP प्रैक्टिसेस में क्या बेसिकली होता है, इशू क्या है कि कुछ सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि जो इंडियन मेडिसिन जो है हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स में हमारा बहुत स्ट्रांग होल्ड है, तो हम लोग अन्य देशों को जैसे कि श्रीलंका या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ में हमारे मेडिसिन जाते हैं, तो कुछ कफ सिरप्स वहाँ पीने से या फिर कुछ आई ड्रॉप्स की वजह से वहाँ के बच्चों में प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, कुछ कफ सिरप्स पीने की वजह से वहाँ के बच्चों की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से इस चीज़ को सीरियस लेते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने क्या किया है कि एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इशू किया है, कि उसमें बताया कि आपको इन प्रैक्टिसेस को अपनाना है अपने मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, और हम लोगों को जो एक्सपोर्ट करना है वो बेस्ट ऑफ द क्वालिटी हो, ताकि इस तरह के फ्यूचर में कोई केस ना आए। और WHO का जो रिकमेंडेशंस है, जो भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है, उसको आपको मैन्युफैक्चरिंग में उसको फॉलो करना है। तो ये न्यूज़ आ रहा था। तो क्या है GMP प्रैक्टिसेस, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन है कि फोकस ऑन योर क्वालिटी कंट्रोल, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए आपका, आपके पास IT बैकअप टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, किस क्वालिटी का आप मेडिसिन यूज कर रहे हो। इसके जो मेन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है ना, वो यहाँ पे मेंशन है। इट ऑल्सो क्रिएट्स अ मैकेनिज्म ऑफ रिकॉल। इसका मतलब क्या है कि किसी भी प्रोसेस में जो आपका जैसे आप मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किए अपने कप सिरप या फिर किसी भी पर्टिकुलर मेडिसिन को, तो सप्लाई चेन में आपके पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि किसी भी प्रॉब्लम पे आपको किसी भी पॉइंट पे आपको पता चलता है कि हमारे इस प्रोडक्ट में ये डिफेक्ट है, तो उसी समय आप नोटिस भेज के उस चीज़ को वहाँ से वापस मंगा लें। ठीक है, तो रिकॉल आप वहाँ से कर सकते हैं, ताकि उससे मार्केट में जो जितने भी आपके जो कस्टमर्स हैं उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर जो हम लोग दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे हमारे जो कंट्री का स्टेटस है उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने इस गाइडलाइन को इशू किया है। ठीक है, तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व्स को लेकर है। अभी पेपर्स में इसको लेकर खबर आ रहे थे, तो यहाँ पे एक इमेज है। वो इमेज बेसिकली क्या बता रहा है कि एक काफ है, एलिफेंट का एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने फैमिली के साथ रीयूनाइट किया है। ठीक है, इस अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में अपने पेरेंट्स के साथ, यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं, ये काफ है जो इसके लैप में, एलिफेंट के लैप में यहाँ पे सोई हुई है, तो वो उसको देख सकते हैं। तो इस वजह से ये जो टाइगर रिजर्व है वो चर्चा में है। तो बेसिकली इस मीटिंग के वजह से ये टाइगर रिजर्व चर्चा में है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि ये न्यूज़ में है। ये पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे, तो इस वजह से एग्जामिनर आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व लाइज इन द स्टेट ऑफ विच स्टेट ये लाई करना। आप इसको कमेंट में बता सकते हैं कि किस स्टेट में ये लाई करता है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आज के पेपर में जो हेडलाइंस बने हुए थे वो अलास्का एयरलाइंस के ऊपर न्यूज़ था। क्या न्यूज़ था कि अलास्का एयरलाइंस का जो बोइंग 737 एयरक्राफ्ट है, उसके एक विंडो में प्रॉब्लम आ गया, और अमेरिका में बेसिकली ये न्यूज़ आ रहा था अमेरिका से। उसमें हुआ क्या कि उसका एक विंडो ही निकल के अलग हो गया, जिससे उसमें जितने भी पैसेंजर्स थे वो पैनिक करने लगे, और अनफॉर्चुनेटली किसी भी पैसेंजर्स को किसी भी तरह का हार्म नहीं हुआ, सभी लोग सेफ थे, और प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत चर्चा में है, सारे पेपर्स में इसको लेकर न्यूज़ आ रहे थे। यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं, इमेज में यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये विंडो अलग हट गया, ठीक है। यहाँ जूम इमेज है, तो जो एक विंडोज है, जैसे ही प्लेन टेक ऑफ किया था तो पैसेंजर्स का ये कंप्लेन था कि कुछ उसमें क्रैक्स देखने को मिले थे, बट फर्दर वो रिजल्ट हो गया किसमें कि ये जो आपका विंडो है वो पूरा अलग ही हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि आप अगर 11,000 या फिर 20,000 फीट के हाइट पे हैं, 20,000 फीट के हाइट पे हैं, और अनफॉर्चुनेटली आपका एक विंडो हट जाए आपके प्लेन से, तब आपका हवा का दबाव कैसा होगा वो आप मेंशन मतलब महसूस कर सकते हैं। अगर आप फ्लाइट पे अगर ट्रैवल किए तो आप फील कर सकते हो उस चीज़ों को, कितना डरावना होगा वो, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे इससे सवाल कुछ बनेगा नहीं, बट ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहा था तो सोचे आपसे डिस्कस कर ले। बट इसको लेकर इंडिया में क्या किया गया है, जो इंडिया में DGCA है, DGCA जो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये हमेशा चर्चा में रहता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इन्होंने क्या किया है, इस बॉडी ने क्या किया है कि एक एडवाइजरी जारी कर दिया है उसी अलास्कन एक्सीडेंट के बाद, कि जितने भी इंडियन में एयरलाइंस है और जो बोइंग 737 को ऑपरेट कर रहे हैं, वो अपने इमरजेंसी एग्जिट्स ये सारे चीज़ को चेक कर ले, ताकि सब कुछ प्रॉपर है। तो नहीं तो फिर ऐसा ना हो कि किसी भी चीज़ में कोई डिफेक्ट हो और फिर ऐसी सिचुएशन इंडिया में हो। तो इनका काम ही है कि सेफ्टी, सिविल एविएशन की सेफ्टी को मेंटेन रखना इस बॉडी का काम है। तो ये बॉडी हमेशा चर्चा में रहता है। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आती है, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, उसके अंडर, उसी के अधीन आता है। और दूसरा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, एंड अदर कुछ रीजनल ऑफिसेज है अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया में, ठीक है। तो इसका बेसिकली क्या काम है, टू रेगुलेट बॉडी इन द फील्ड ऑफ सिविल एविएशन प्राइमरली डीलिंग विद द सेफ्टी इशूज। इसका मेन पर्पस ही क्या है, सेफ्टी इशू से डील करना, ताकि इतने सारे प्लेयर्स ऑपरेट कर रहे हैं मार्केट में, पैसेंजर्स की सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा, तो ये DGCA, ये अपने गाइडलाइंस इशू करते रहते हैं, और उस गाइडलाइंस को सभी एयरलाइंस को फॉलो करना होता है, ठीक है, ताकि पैसेंजर्स की सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है, पैसेंजर्स की सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी। तो आपसे सवाल अगर पूछना हुआ तो DGCA से ऊपर पूछ सकता है कि DGCA क्या है, किस मिनिस्ट्री से अटैच है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से अटैच है, और इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। और दूसरा, ये इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस यही था कि प्राइमरली टू डील विद द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर, उससे डील करने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ इधर जो 4 दिन में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे आपके जो BPSC के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उसका मैंने यहाँ पे डिस्कशन डिटेल में कर दिया है। इससे ज़्यादा आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, ऐसे ही 3-4 दिनों का मैं न्यूज़ आपके लिए एक साथ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।